Hello, class 7 students, welcoming you all back to your chapter that is From Rulers to the Ruled. And हमने पिछली क्लास हमने जो जितना देखा था हम उसी के बलबूते पे बताते हैं कि कितना हमने देखा था. तो वी हैव सीन कि हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में वी हैव स्टडीड. एंड उससे भी पहले वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट योर मोनार्की, है ना. एज एन पहली चीज जो हमने पढ़ी थी मोनार्की थी. उसके अंदर ही हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एब्सोल्यूट मोनार्की पढ़ी थी, राइट. तो हम उससे आगे आज हम करेंगे जिसके बाद जैसे जो कि थियोक्रेसी एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी मोर. So let us move forward with theocracy. So what is a theocracy? So theocracy is a form of government where the country is ruled by the rules of a religious leaders, है ना. जो कि रिलीजन होता है उसके रूल्स के तहत, जो रिलीजन के रूल्स है उसके तहत, और जो उस रिलीजन के लीडर्स है रिलीजियस लीडर्स उनके तहत वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड वो उनको रूल करते हैं, राइट. जैसे अगर मैं बोलूँ ईरान, तो ईरान हुज फुल ऑफिशियल नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, राइट. So that is IRAN, but it doesn't like represented that. But what it is, I don't know. But its official name is Islamic Republic of Iran, which has a unique political system combining elements of both a theocratic and democratic governments. यानी कि यहाँ पे थियोक्रेटिक यानी कि थोड़ा बहुत रिलीजियस लीडर्स एंड रिलीजियस रूल्स भी हैं, प्लस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी यहाँ पे आपको ईरान में मिल जाएगी, राइट. सो देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, राइट. जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, जैसे हमारे पे कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है ना वो इस्लाम के हैं, राइट, रिलीजन के हैं. द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन, सो कंट्री का ऑफिशियल एक रिलीजन भी है, दैट इज योर इस्लाम, right? The supreme leader, who has the ultimate authority over the legislature, executive, and judiciary, is elected by a group of Islamic clerks, and his term is for life. है ना. मतलब कि आपका जो सुप्रीम लीडर एज एन जो आपका काइंड ऑफ जो उसको रूलर लीडर है, नॉट रूलर लीडर जो है वो सुप्रीम लीडर कहलाते हैं उन्हें. और वो उनकी पूरी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है सारी चीजों पे, यानी कि लेजिस्लेचर पे भी, जुडिशरी पे भी एंड एग्जीक्यूटिव पे भी. ठीक है. और उनको कौन सिलेक्ट करता है, लाइक हु इज सिलेक्टिंग दैट पर्सन, राइट. तो जो इस्लामिक क्लर्क्स होते हैं यानी कि मौलवी वगैरह वो लोग इनको एज एन सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ इस्लामिक क्लर्क्स. और उनका जो टर्म होता है जैसे 5 साल का होता है, 4 साल का होता है, वैसा होता है ना. बट उनकी जिंदगी भर तक लाइक वेन एवर लाइक वेन जब से उनको ये एज एन ये पोजिशन पकड़ाई जाती है आज, वेन एवर फ्रॉम ही और ही इज फ्रॉम सुप्रीम लीडर, जब से वो बनते हैं जब तक उनकी लाइक डेथ नहीं होती, for his life he is the supreme leader, right. So the term is for his life, right. There is also an elected president and a parliament that takes care of everyday governance, है ना. तो उधर में जैसे ये सुप्रीम लीडर है वैसे ही आपके उसमें एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट और एक पार्लियामेंट भी चल रहा है जो कि आपका हर दिन की गवर्नेंस का ख्याल रखता है. नाउ द इंटेंट ऑफ रिपब्लिक इज टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक नॉर्म्स. अभी इसकी पूरी जो रिपब्लिक है इसका क्या वो है, व्हाट इज दिस लाइक इंटेंट क्या है इनका, इसके पीछे का वो क्या है. तो इसके इंटेंट ये है कि जो पूरी सोसाइटी है, पूरी जो सोसाइटी है पूरी की पूरी इस्लामिक नॉर्म्स, इस्लामिक के तौर तरीकों से, इस्लाम के तौर तरीकों से आगे चले, राइट. सो बाकी जैसे थियोक्रेसीज भी हैं जो कि ऐसे ऐसे चलती हैं, जैसे कि राइट नाउ जैसे अगर अभी की हम बात करें देयर आर मेनी अदर थियोक्रेसीज जो कि करंटली इज इन एक्सिस्टेंस, जैसे कि अफगानिस्तान है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट country in the world. So this is theocracy. Theocracy क्या होती है? It is a form of government where the country is ruled by the rules of religion and religious leaders. आगे बढ़ते हैं. Dictatorship. So a dictatorship is what? So dictatorship is a form of government in which one person or a small group possesses absolute power. यानी कि एक छोटा ग्रुप जो है उसके अंतर्गत पूरी सारी पावर्स होती हैं, या फिर एक बंदा पूरी पावर आजम संभालता है, वो उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, राइट. दे डू नॉट हैव एनी लिमिट इम्पोज्ड ऑन देम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ. मतलब कि इनको कोई भी रूल ऐसे रेगुलेशन कोई नहीं है, कोई ऐसे लिमिट्स नहीं है उनपे, राइट. वॉट एवर दे वांट, जो भी उन्हें करना है वो कर सकते हैं. उन्हें खुली खुली छूट है एज एन, अगर मैं बोलूँ तो दे आर नो लिमिट्स, कोई लिमिट्स नहीं है. सो वॉट एवर दे हैव टू डू दे कैन डू. The 20th century witnessed many examples of dictatorship to create extremely difficult circumstances for people. We will only see two of them, है ना. तो 20th सेंचुरी में हमने ऐसे बहुत सारे विटनेसेस देखे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे डिक्टेटरशिप के. बट उसके अंतर्गत में बहुत लोगों के बहुत ऐसी ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसे कंडीशंस थे लोगों के लिए दैट दे वर वेरी मच क्रूअल बिकॉज, राइट. हम इनके अब दो ऐसे देखेंगे, जो दो एज एन एग्जांपल देखेंगे. First is Adolf Hitler, I guess. Yeah. Soon after Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany in 1933, he passed laws that gave him full power and eliminated the opposition.
है ना। जैसे अडोल्फ हिटलर को अपॉइंट किया गया था चांसलर जर्मनी का 1933 में, उसने एक ऐसा लॉ पास किया और उसको सारी पावर दे दी गई, है ना। उसने एक ऐसा लॉ पास है कि उसको सारी पावर मिल गई है, एज इन अडोल्फ हिटलर को ऐसी सारी पावर मिल गई है, और कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, लाइक देयर इज नो ऑपोजिशन, देयर इज नो ऑपोजिट साइड ऑफ द पॉलिटिक्स, राइट। तो कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। नाउ व्हाट वाज ही वाज ए डिक्टेटर नाउ। अब वो क्या है, ही वाज नाउ अ डिक्टेटर, right? Convinced of the superiority of his people, he believed that Germany should rule the world and dominate inferior races, है ना। मतलब कि अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि जितने लोगों के सुपीरियरिटी से कन्विंस था, यानी कि सुपीरियर जो लोग, सुपीरियरिटी ऑफ द पीपल हैज कन्विंस्ड हिम, वो कन्विंस्ड हो गया था उन लोगों से, और वो बिलीव करता था कि जो जर्मनी है, राइट, बिकॉज ही वाज चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी है उसको पूरे वर्ल्ड को रूल करना है। जर्मनी शुड रूल होल वर्ल्ड, एंड सारे जितने भी इंफीरियर रेसेस है, उनसे कमतर रेसेस है ना, जर्मनी से जितनी भी जो जर्मनी में होती, उससे जितनी भी कम मतलब एज एन काइंड ऑफ स्टेटस वाइज, किसी भी वाइज, लाइफस्टाइल वाइज, जो भी वाइज कम जैसे जो रेसेस है, उन सबको वो रूल करें, है ना। कौन रूल करे, जर्मनी, अडोल्फ हिटलर। सो व्हाट वाज दैट हैपनिंग, ही वाज डूइंग, राइट। He was responsible for the killing of at least 6 million Jews. This is known as the Holocaust, as well as the hundreds of thousands of Roma and other groups of people. अब वही जिम्मेदार है, अडोल्फ हिटलर ही जिम्मेदार है, जिसकी वजह से एटलीस्ट 6 मिलियन ज्यूज मरे थे, उनको उनको मारा गया था, मरवाया गया था बाय अडोल्फ हिटलर, एंड एज वेल एज हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रोमा और बाकी जो ग्रुप थे पीपल के, वो लोग भी इसी की बदौलत, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मरे थे। He killed them, kind of, right? In fact, he was the cause of World War II in the year 1939 to 1945. तो 1939 से 1945 तक में जो वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, उसके का पीछे की भी जड़ यही था, उसकी इसकी वजह से ही the world war happened, right? Which resulted in the immense loss of life and property in many countries. यानी कि इसकी जो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से लोगों की जिंदगियों का नुकसान, लैंड वगैरह का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान अनेकों कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान में हुआ था। सो हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट, अडोल्फ हिटलर, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैरिकेचर है अडोल्फ हिटलर का, राइट। कैरिकेचर क्या होता है, ड्राइंग दैट मेक्स समवन लुक फनी और फुलिश बिकॉज सम पार्ट ऑफ द पर्सनस अपीयरेंस इज एग्जैजरेटेड। मतलब जैसे इसमें इनका इनका सिर्फ जो चेहरा है बहुत छोटा है इनका, जैसे ये पूरा एग्जैजरेटेड है, सो काइंड ऑफ मेकिंग इट फनी बट आल्सो काइंड ऑफ डूइंग व्हाट, लाइक मेकिंग अस so फुलिश और फनी, है ना, उनकी अपीयरेंस को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, राइट। Now this is the caricature of Amin. So Idi Amin, who was he? So Idi Amin was a military dictator in Uganda. Uganda के military dictator थे Idi Amin. He was directly responsible for the merciless killings of thousands of people. इन्होंने बेरहमी से thousands, हजारों लोगों की हत्या करवाई थी, and many Indians whose ancestors has migrated to Uganda a few generation before were forced to flee the country. यानी कि कुछ जो इंडियंस थे ना, जो जिनके एंसेस्टर यहाँ पे माइग्रेट हुए थे, मतलब कि यहाँ पर आए थे, माइग्रेटेड होके युगांडा में आए थे, तो उनको भी कुछ कुछ जो उनकी जनरेशन थी, जब से वो आए थे यहाँ पे, उनको भी वापस भिजवा दिया अपनी अपनी कंट्रीज में। ये इतने एज एन क्रूअल थे, मर्सिलस थे, यानी कि कोई रहम नहीं खाते थे किसी में। तो दिस इज द कैरिकेचर ऑफ इदी अमीन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर डोंट मिस आउट, सो लेट अस नॉट मिस दैट आउट। द रोमा और रोमानी पीपल वर ओरिजिनली नोमैड्स, है ना। नोमैड्स आप लोग पता होगा कौन होते हैं। बेस्ड ऑन देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कॉलर्स हैव डिटरमाइंड दैट दे ओरिजिनेटेड इन इंडिया। यानी कि उनके सारे फीचर्स देख के, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, जो स्कॉलर्स ने, जो लोग एज एन समझदार लोग काइंड ऑफ कह लीजिए, वो क्या थे, वो लोग ये कहते थे कि ये काइंड ऑफ ओरिजिनेट इनके इंडिया से हुई थी। अगर आपको नोमैड्स का मतलब नहीं पता, तो नोमैड्स भाई एक काइंड ऑफ मतलब कि ऐसे लोग होते हैं, एज एन ट्राइब कह लीजिए, जो कि एज एन घूमती रहती है जगह से जगह, काइंड ऑफ, है ना। तो ये इंडिया का इनका ओरिजिनेशन बताया गया है। दे फर्स्ट सेटल्ड इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप बट नाउ हैव माइग्रेटेड टू सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पहले ये लोग ना कहाँ पे सेटल थे, ईस्टर्न यूरोप में सेटल थे, बट अब ये लोग बहुत ही अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज में, पूरे देश में, पूरे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में दे आर सेटल्ड नाउ, है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ अ पिक्चर ऑफ रोमा or Romani people. Now this is a story of Shane. So let us read the story of Shane. Shane lives in North Korea, which has a set of defined rules for his everyday living.
है ना। तो शेन नॉर्थ कोरिया में रहता है, जहाँ पे उसको बहुत ही काइंड ऑफ उसकी वेल डिफाइंड लाइफ है, वाज इन रूल्स के अंतर्गत में जीनी पड़ती है उसको जिंदगी, है ना। उसको जो लाइफ है उसकी एज एन रूल से भरी हुई है, उसको उसमें ही हैज टू लिव ऑन, राइट। आगे पढ़ते हैं। ही इज करंटली सर्विंग इन कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इन विच ही इज एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द मिलिट्री टिल द टाइम गवर्नमेंट डिसाइड। मतलब कि वहां पे एज एन कंपल्सरी में, कोरिया में वैसे होता है कंपल्सरी कंपल्सरी की लाइक, जैसे साउथ कोरिया में आई गेस 1 से 2 साल का होता है, बट इसमें क्या है यहाँ पे कि कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस जितने भी जवान लोग हैं ना, जैसे जवान एज मैन पीपल, उनको यहाँ पे सर्विस देनी पड़ती है। उसमें उनको क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जब ये मिलिट्री को सर्व करें अपने एकदम, जब तक उनकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जब तक गवर्नमेंट चाहती है तब तक उधर में डिसाइड, तब तक उधर में वो अपनी मिलिट्री सर्विसेज देंगे, राइट। देयर आर ऑल्सो रूल्स अबाउट हाउ हिज हेयर शुड बी कट एंड द क्लोथ्स ही शुड वेयर। अब यहाँ पर इतने ज्यादा रूल्स हैं कि उसको इस पे भी रूल्स है कि कपड़े कैसे से पहनेगा, प्लस बाल भी कैसे से कटवाएगा, उसमें भी इट हैज रूल्स, राइट। he cannot access the global internet and is so unaware of the world outside of his country। यानी कि वो ग्लोबल इंटरनेट जो एज पूरे ग्लोब में, एज पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट है, दे कैन नॉट एक्सेस दैट। एंड अदरवाइज वो पूरे वर्ल्ड, मतलब इसके बदौलत में ही डज नॉट नो कि बाकी जो पूरा वर्ल्ड है एज एन आसपास में उसके, उसके नॉर्थ कोरिया के अलावा उनका वर्ल्ड कैसा दिखता है, right? The government watches his every action closely and he is also expected to report about anyone who tries to breaking any of the defined rules। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो सबको एज एन उसको बहुत क्लोजली देखती है, हर एक एक्शन को क्लोजली देखते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एंड उसको ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कि वो एक रिपोर्ट बना के रखे और सब किसी को मतलब रिपोर्ट करे कि अगर कोई भी कोई रूल बंदा एज एन ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ही शुड बी द वन टेलिंग देम, राइट। सो ये भी काइंड ऑफ एक वो है कि एज एन कोई रूल ब्रेक कर रहा है, कोई तोड़ रहा है, so you should be the one telling that। One day he met a tourist who asked him, why do all of you have the same haircut here? है ना, एक टूरिस्ट उसको मिला एक दिन, तो फिर पूछता उससे कि भैया, why do you all have the same haircut, right? So to this Shane responded, we all want to explore new styles, but the government decides the way we should keep our hair। है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि हमको तो और स्टाइल्स चाहिए मुझे कि भैया हम एक्सप्लोर करें, हम काटवा के अपने नए नए स्टाइल्स देखें कि अच्छा ऐसे लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट है वो हमको ऐसे ही बाल रखने की इजाजत देती है। So right, the government was very controlling, is very controlling in your North Korea, right? तो यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर है, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है। डज शेन कंट्री लुक लाइक अ डेमोक्रेसी? ऑब्वियसली नॉट। हाउ डू यू थिंक शेन्स एवरीडे लाइफ वुड बी? वेरी स्ट्रेसफुल। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ कंट्री? एक्सप्लेन व्हाई। ऑब्वियसली नॉट ब्रो। So let us see actual answers. So does Shane country look like a democracy? I said no, so the answer is no, obviously. So see, the Shane's country does not appear to be democracy because the government control many aspects of people's life, है ना। Citizens have very little freedom and cannot freely express their opinions or make personal choice। अब अगर जो डेमोक्रेसी होती है तो लोगों की ही सरकार काइंड ऑफ होती है, बट इधर में जो चीन की कंट्री है वो एज एन डेमोक्रेसी अपीयर नहीं हो रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत से चीजें जो पीपल की लाइफ को एज एन अफेक्ट करे, एस्पेक्ट्स जो है बहुत अफेक्ट करे, उसको बहुत कंट्रोल कर रही है, राइट। और जो सिटीजन है उनके पास बहुत ही कम आजादी है, दे आर वेरी लिटिल फ्रीडम, एंड वो अपने अपने जो ओपिनियंस है, अपने जो पर्सनल चॉइसेस है, उसको भी दे कैन नॉट एक्सप्रेस फ्रीली, राइट। How do you think Shane's everyday life would be? So Shane's life would be difficult because he has very little freedom, obviously, क्योंकि उसकी जो लाइफ है बहुत घुटी घुटी रही होगी, बहुत फ्रीडम है नहीं उसकी लाइफ में, right? The government controls his hairstyle, clothing, internet access, and even monitors his activities। He cannot make any personal decisions independently। है ना, मतलब कि जो उसकी लाइफ है बहुत ही आज़ादी तो नहीं है उसकी लाइफ में, पर जो गवर्नमेंट है उसके हेयर स्टाइल कंट्रोल करती है, क्लोथिंग कंट्रोल करती है, इंटरनेट एक्सेस, और उसके हर रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसको भी मॉनिटर करती है। प्लस कोई भी अपना पर्सनल डिसीजन उसको लेना है तो इंडिपेंडेंटली विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग नहीं ले सकता। अब हमसे पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू लिव इन अ सच कंट्री? एक्सप्लेन व्हाई। तो ऑब्वियसली लोग, कौन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, राइट? कौन अपना ऐसे पिंजरे में जाके रहना चाहेगा? तो नो, आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन सच अ कंट्री बिकॉज पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस और अदर बेसिक राइट, राइट। उनको बोलने का हक नहीं है, उनकी कोई चॉइस का हक नहीं है, बेसिक राइट्स नहीं है, तो मैं आगे क्या ही कर पाएंगे, है ना। एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। सबका हक है आराम से, आज़ादी से रहने का, डिग्निटी से रहने का और अपने ओपिनियन रहने देने का। बट यहाँ पर इतनी रोक टोक है, सो ऑब्वियसली जो लोग रह रहे हैं भगवान के भरोसे रह रहे हैं, बाहर निकल जाओ, भाग जाओ, जो भी करना करो। बट वहां से भी बहुत केसेस आते हैं नॉर्थ कोरिया से कि बहुत लोग भाग के आ रहे हैं एंड दे वर लाइक, उनको मार दिया जाता है, ऐसे ऐसे। साउथ कोरिया तक बहुत लोग आ जाते हैं, बट अगर साउथ कोरिया की जगह
नॉर्थ कोरिया के ऊपर चाइना में चल जाते तो चाइना भी काइंड ऑफ कुछ उधर भी ऐसे लोग होते हैं जो कि इनको वापस नॉर्थ कोरिया में फेंक आते थे। So there is many kind of things which are happening here. अब हम यहाँ पे देखते हैं fourth is oligarchy. So the word oligarchy is of Greek origin where oligos means a few and archo means to rule or command, है ना। oligarchy में मतलब oligo का मतलब होता है थोड़े and archo का मतलब होता है to rule या command, right? It is a type of government where a small powerful group makes all the important decisions. Usually they are wealthy families or influential people, है ना। इस ये जो प्रकार की गवर्नमेंट होती है इसमें छोटे या पावरफुल जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अहम अहम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। जो ज्यादातर जो एज एन वेल्दी फैमिलीज हो गई यानी कि अमीर फैमिलीज हो गई इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हो गई रिच एंड रिच वेल्दी वेल्दी फैमिलीज वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन एज एन लेते हैं उनके हक से, राइट। इन सम प्लेसेस इन एंशियंट ग्रीस अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रूल्ड एज ओलिगार्शीज, है ना। जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती थी वो एज एन ओलिगार्शी रूल करती थी ग्रीस में, है ना। इन मॉडर्न टाइम्स पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैव ऑब्जर्व्ड दैट इवन स्मॉल डेमोक्रेसी शोज साइंस of oligarchy when a small group of politicians and wealthy businessmen hold too much influence with the governance. अब आजकल के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है पॉलिटिकल कमेंटेटर वो लोग जो कि एज एन पॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं बाय एनालाइजिंग दैट इवेंट, वो यहाँ पे लिखा है दैट द पीपल हु एनालाइज एंड शेयर देयर ओपिनियन अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल कमेंटेटर। तो जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं वो धीरे धीरे ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि जो डेमोक्रेसीज हैं कुछ कुछ जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसीज है वो ये क्या साइन दिखाती हैं, वो थोड़ी बहुत ये साइंस दिखाती है ओलिगार्शी के, जिसमें जो स्मॉल ग्रुप्स है पॉलिटिशियंस के वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो छोटी मोटी जो ओलिगार्शीज और छोटी मोटी जो डेमोक्रेसीज है वहां पे ओलिगार्शी चलती है, यानी कि तो जो छोटा मोटा ग्रुप है पॉलिटिक्स का पॉलिटिशियंस का और वेल्दी बिजनेसमैन का प्लान वो सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करके एक साथ चेयर करके पूरी सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। So you can see a picture that is a cartoon from 1889 depicting an oligarchic situation, है ना। यहाँ पे आपको जितने ऐसे बड़े बड़े लोग दिख रहे होंगे ये काइंड ऑफ वो हैं ओलिगार्चीज जो कि सरकार चला रहे हैं, जैसे कि स्टील व्हील ट्रस्ट, कॉपर ट्रस्ट, स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट, आयरन ट्रस्ट, शुगर ट्रस्ट, कोल पेपर बैग ट्रस्ट, ये काइंड ऑफ वो है जो कि एक ओलिगार्चिक सिचुएशंस काइंड ऑफ दिखा रहा है हमें, राइट। तो ये काइंड ऑफ आपकी कार्टून था। नाउ देयर इज लेट्स एक्सप्लोर, सो लेट अस एक्सप्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सप्लोर करवाना चाह रहे हैं हमसे। So look carefully at the picture in figure 9.13. On the previous page, it depicts an elected body in USA in the late 19th century. The people shown in the cartoon are all elected members. What do you observe? What do you see at the top left-hand corner of the cartoon? Why do you think it is making decision in this elected body? Can a democracy turn into oligarchy? What can people do to keep a democracy strong? So let us see the answers for these. So पहली चीज जो हमें कार्टून देखें ये सारे क्या हैं, ये कलेक्टिव मेंबर्स हैं जो कि वहाँ पे हैं और कुछ जो एज एन वेल्दी लोग हैं पावरफुल लोग हैं वो थोड़े एज एन उनके ऊपर बढ़ के दिखे क्योंकि वो एज एन सारे डिसीजंस कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये हमें ये दिखा रहा है कि जो ग्रुप्स हैं ऐसे वाले पावरफुल ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट को ज्यादातर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं देन योर ऑर्डिनरी सिटीजन, है ना। तो ये कार्टून यही शोकेस करता है कि इस कार्टून की बातचीत हो रही है, इस कार्टून की बातचीत हो रही है, ठीक है। This is depicting what the cartoon shows that although elected representatives are present, a few wealthy and powerful people appear to have a greater control over decisions. This suggests that powerful groups may influence the government more than ordinary citizens. Can a democracy turn into oligarchy? What can people do to keep a democracy strong? तो क्या डेमोक्रेसी ओलिगार्शी में बदल सकती है और क्या लोग करते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रांग रखने में? So obviously yes, I would say. Why so yes? Because yes, a democracy can become like an oligarchy if only a few rich or powerful people control politics and decision making. तो हाँ, क्योंकि कुछ जो है डेमोक्रेसी जो है वो आपके पीपल्स को लोगों को ओलिगार्शी बना देते हैं क्योंकि कुछ जो हैं आपके जो रिच और पावरफुल पीपल वो पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने लग जाते हैं, राइट। पीपल कैन कीप डेमोक्रेसी स्ट्रांग बाय वोटिंग रिस्पॉन्सिबली, फॉलोइंग द लॉ, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, अपोजिंग करप्शन एंड पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, सॉरी। तो ये सारे इन चीजों से इन चीजों की हेल्प से वो लोग जो डेमोक्रेसी के अंदर में है तो डेमोक्रेसी को अच्छे से बना के रख सकते हैं एंड स्ट्रांगली फॉर्मली बना के उसको रख सकते हैं, राइट। सो दैट इज इट आई गेस, आज के लिए इतना ही। सो विल मीट यू ऑल वेरी सून विद अ वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो कि हम अपने अगली क्लास में करेंगे कंप्लीट मे बी, और देख लेते हैं। अभी आपका एक और टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी मैटर्स।
जो कि आपका चलेगा चलेगा, देन आपका एक क्वेश्चन आंसर आएगा, तो 1 से 2 एपिसोड और आएंगे, एंड देन दैट्स इट गाइस। तो आज के लिए इतना ही। विल मीट यू ऑल इन विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, एंड टिल देन बाय बाय।